द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड, इन सभी रेल रोड्स के प्रेसिडेंट्स टाइम टेबल के स्टैक यानी ढेर की कसम खाकर कहेंगे कि केवल 2 टाइम टेबल्स हैं, पर मैं कहता हूं कि 3 हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर गया हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हूं, लेकिन मैं ऑब्वियस स्टेप ले चुका हूं। मैंने अपने एक साइकाइट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक दोस्त से बात की। जब मैंने उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया तो उसने कहा कि मैंने बस जागती आंखों से एक ड्रीम को पूरा होते हुए देखा। उसने कहा कि मैं अनहैप्पी था। इस बात ने मेरी वाइफ को थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया, पर मेरे दोस्त ने एक्सप्लेन किया कि उसके कहने का मतलब था कि मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी और इनके जैसी चीज़ों से भरा हुआ है और मैं सिर्फ एस्केप करना चाहता हूँ। वेल, कौन नहीं चाहता? मेरा हर परिचित एस्केप करना चाहता है, पर वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी थर्ड लेवल में भटक नहीं जाते। पर मेरे दोस्त ने इंसिस्ट किया कि यही रीज़न है और मेरे सभी दोस्तों ने अग्री किया। उन्होंने क्लेम यानी दावा किया कि हर बात इसकी तरफ पॉइंट करती है, जैसे मेरा स्टैम्प कलेक्ट करना रियलिटी यानी वास्तविकता से टेम्पररी रिफ्यूज यानी शरण लेना है। वेल, मे बी, पर मेरे ग्रैंडफादर को तो रियलिटी से किसी टेम्पररी रिफ्यूज की नीड नहीं थी। मैंने सुना है कि उनके समय में चीज़ें बहुत नाइस एंड पीसफुल थी और उन्होंने मेरा स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया था। ये एक 4 ब्लॉक्स वाला नाइस कलेक्शन है जिसमें सभी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एटसेट्रा हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स कलेक्ट किया करते थे? एनीवे, ग्रैंड सेंट्रल पर कुछ ऐसा हुआ। पिछली गर्मियों में एक रात मैंने ऑफिस में देर तक काम किया। मुझे अपटाउन के अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का डिसीजन लिया, जो बस से तेज चलती है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो बस 31 साल का एक ऑर्डिनरी गाय हूं जिसका नाम चार्ली है और मैंने गैबेडीन सूट और स्ट्रॉ हैट के साथ एक फैंसी बैंड पहना हुआ था। मैंने लगभग दर्जन भर मेन को क्रॉस किया जो बिल्कुल मेरी तरह लग रहे थे और मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तो बस अपने घर अपनी वाइफ लुइसा के पास जाना चाहता था। मैं वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा और सीढ़ियों से उतरकर फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया, जहां से आप 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन्स पकड़ते हैं। इसके बाद मैं एक और सीढ़ी उतरकर सेकंड लेवल पहुंच गया, जहां से सबर्बन ट्रेन्स छूटती हैं। मैंने एक आर्क डोरवे में प्रवेश किया जो सबवे की तरफ जाता है और खो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ग्रैंड सेंट्रल के बाहर और भीतर कई बार गया हूं, पर हमेशा नए डोरवेज, स्टेयर्स और कॉरिडोर से टकरा जाता हूं। एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी टनल के अंदर गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर निकला। दूसरी बार मैं 3 ब्लॉक्स दूर 46th स्ट्रीट पर स्थित ऑफिस बिल्डिंग पहुंच गया। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ग्रैंड सेंट्रल एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, जिसके नए स्टेयर केसेस और कॉरिडोर्स जड़ों की तरह बाहर निकल रहे हैं। शायद इस शहर के नीचे एक लंबी टनल है जो टाइम स्क्वायर की तरफ जाती है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मे बी एक और है जो सेंट्रल पार्क की तरफ जाती है। क्योंकि इतने सालों से ग्रैंड सेंट्रल कई लोगों के लिए बाहर जाने का रास्ता, एक एस्केप का तरीका रहा है, शायद इसलिए मैं टनल के भीतर गया। पर मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं जिस कॉरिडोर में था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ने और नीचे की तरफ ढलने लगा। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर मैं चलता रहा। मुझे सिर्फ अपने फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी और मैंने एक आत्मा तक को पास नहीं किया। इसके बाद मुझे थोड़ी दूर से आता हुआ एक तरीके का खोखला शोरगुल सुनाई दिया, जिसका मतलब था कि लोग किसी ओपन स्पेस में बात कर रहे हैं। टनल लेफ्ट की ओर मुड़ी। मैं एक छोटी सी सीढ़ी से नीचे उतरा और ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। पहले मुझे लगा कि मैं वापस सेकंड लेवल पर आ गया हूं, पर मैंने देखा कि वो स्थान छोटा था। वहां पर कम टिकट विंडोज और ट्रेन गेट्स थे। सेंटर पर स्थित इंफॉर्मेशन बूथ लकड़ी का था और पुराने जमाने का लग रहा था। बूथ पर बैठे हुए व्यक्ति ने हरा चश्मा लगाया हुआ था और लंबे ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। लाइट्स डिम थी और फ्लिकर यानी टिमटिमाती हुई सी लग रही थी।
इसके बाद मैंने देखा ऐसा इसलिए क्योंकि वो ओपन गैस फ्लेम लाइट्स थी। फ्लोर पर ब्रास यानी पीतल के स्पिटून्स यानी पीकदान रखे हुए थे और स्टेशन पर फैली हुई लाइट की ग्लिंट यानी चमक ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। एक व्यक्ति ने अपने वेस्ट पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाली। उसने अचानक से घड़ी के कवर को हटाकर देखा और त्योरियां चढ़ा ली। उसकी मूंछ काली और मोटी थी और उसने डर्बी हैट के साथ एक टाइनी लेपल्स वाला काला 4 बटन सूट पहना था। इसके बाद मैंने अपने आसपास देखा कि हर कोई सन 1890 के समय वाले कपड़े पहना हुआ था। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी सारी दाढ़ियां, साइड बर्न्स यानी कलमे और फैंसी मुस्टाशेस नहीं देखे थे। एक वुमेन ट्रेन गेट से निकली। उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली ड्रेस पहनी थी और उसकी स्कर्ट हाई बटन्ड शूज के ऊपर थी। मेरा ध्यान उसके पीछे ट्रैक्स पर खड़े फनल शेप्ड स्टैक वाले छोटे करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव पर गया और तब मुझे यकीन हो गया। मैं कंफर्म करने के लिए न्यूज़ बॉय के पास गया और उसके पैरों के पास रखे पेपर्स के ढेर को देखा। वो ढेर द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का था और द वर्ल्ड कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ है। लीड स्टोरी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। मैंने पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में पता किया है कि वो न्यूज़पेपर जून 11, 1894 को प्रिंट हुआ था। मैं टिकट विंडोज़ की तरफ बढ़ा, ये जानते हुए कि वहाँ ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पर मैं वो टिकट्स खरीद सकता हूँ जो मुझे और लुइसा को 1894 के यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी ले जा सकते हैं। और मुझे गेल्सबर्ग इलिनोई के 2 टिकट्स चाहिए थे। क्या आप कभी वहाँ गए हैं? वो अभी भी एक वंडरफुल टाउन है जहाँ बड़े ओल्ड फ्रेम्स वाले घर हैं। इनमें बड़े लॉन हैं, ज़बरदस्त पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस स्ट्रीट्स को ढक लेती हैं। और 1894 में समर इवनिंग्स काफ़ी लंबी होती थी। लोग अपने लॉन में बैठा करते थे। मैन धीमी आवाज़ में बात करते हुए सिगार पीते थे। विमेन पाम लीफ वाले फैंस झलती थी। चारों ओर फायरफ्लाइज उड़ते थे और सब लोग एक पीसफुल वर्ल्ड में रहते थे। मुझे उस समय के लिए 2 टिकट्स चाहिए थे जहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल और वर्ल्ड वॉर 2 40 साल दूर थे। क्लर्क ने मेरे फैंसी हेडबैंड की तरफ देखते हुए किराए का अंदाज़ा लगाया। मेरे पास 1 साइडेड जर्नी के 2 कोच टिकट्स के लिए पैसे थे, पर जब मैंने पैसे बाहर निकालकर काउंट करना शुरू किया तो क्लर्क मुझे घूरने लगा। वो सर हिलाकर मना करते हुए बोला, ए मिस्टर, ये मनी नहीं है और अगर तुम चीट करना चाहते हो तो तुम्हें सफलता नहीं मिलने वाली। और उसने बगल के कैश ड्रॉअर को देखा। जाहिर है कि उसमें रखे हुए नोट्स अलग थे। वो पुराने स्टाइल के थे और आजकल इस्तेमाल होने वाले नोट्स से लगभग 1.5 गुना बड़े थे। मैं मुड़ा और तेजी से भाग निकला। जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भले ही वो 1894 की ही क्यों ना हो। बस यही बात थी। मैं शायद उसी रास्ते से वापस आया जहां से गया था। अगले दिन मैंने बैंक से $300 निकाले जो लगभग हमारी पूरी सेविंग्स के बराबर थे। और इस बात से मेरा साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड बड़ा चिंतित हो गया। आप किसी भी कॉइन डीलर से पुरानी करेंसी ले सकते हो, पर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। अपने $300 से मैं $200 से भी कम कीमत की पुरानी करेंसी ले पाया, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। 1894 में 1 दर्जन अंडे सिर्फ 13 सेंट के मिला करते थे। हालांकि मैंने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन फिर मुझे वो कॉरिडोर दोबारा नहीं मिला जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल तक जाता है। लुइसा इन सब बातों को सुनकर बहुत वरीड थी और नहीं चाहती थी कि मैं 3rd लेवल को ढूंढने की कोशिश करूं। और कुछ समय बाद मैं भी रुक गया। मैं अपने स्टैम्प्स के पास वापस चला गया। पर अब हम दोनों मिलकर हर वीकेंड पर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि 3rd फ्लोर एग्जिस्ट करता है। मेरा दोस्त सैम वीनर गायब हो गया, कोई नहीं जानता कहाँ। पर मुझे शक था क्योंकि सैम एक सिटी बॉय है और मैंने उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया था जहाँ मैं स्कूल गया था, और वो वहाँ की बातें सुनकर खुश था। तो वो वहीं है, एकदम सही सलामत, 1894 में। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर्स को देख रहा था तो मैंने नोटिस किया। वैसे क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब एक नया स्टैम्प इशू होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स उसे खरीदते हैं।
और सेल के पहले ही दिन उसे एक एनवलप पर लगाकर खुद को मेल कर देते हैं और पोस्ट मार्क पर उस दिन की तारीख लिखी होती है। इस एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। इन्हें कभी ओपन नहीं किया जाता, इनके अंदर बस एक ब्लैंक पेपर रखा जाता है। उस रात अपने ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स के बीच मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला जिसे वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहां था। वो वहां इसलिए था क्योंकि किसी ने उसे मेरे दादाजी को उनके गेल्सबर्ग के घर के पते पर मेल किया था और पोस्टमार्क के अनुसार वो जुलाई 18 से वहीं पर था। फिर भी मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं थी। उस पर एक डल ब्राउन कलर वाला 6 सेंट का स्टैंप लगा हुआ था जिस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। जाहिर है कि जब ये एनवलप मेरे दादाजी की मेल बॉक्स में आया तो सीधे इस कलेक्शन में पहुंच गया और तब तक वहीं रहा जब तक मैंने उसे बाहर निकालकर खोल नहीं लिया। उसके अंदर का पेपर खाली नहीं था। उस पर लिखा था, चार्ली, मैं चाहता था कि तुम सही हो, फिर मैं बिलीव करने लगा कि तुम सही हो। और चार्ली, ये सच है, मुझे 3rd लेवल मिल गया है। मैं यहां 2 हफ्ते से हूं और अभी डेलीज की एक गली में कोई पियानो बजा रहा है। सब लोग अपने फ्रंट पोर्च के बाहर सीइंग नेली होम गा रहे हैं और मुझे किसी ने लेमोनेड के लिए इनवाइट किया है। वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा, तब तक ढूंढते रहो जब तक 3rd लेवल मिल ना जाए। मेरा यकीन मानो, ये ढूंढने लायक है। नोट के नीचे सैम का साइन था। मुझे पता लगा कि जिस स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर में मैं जाता हूं वहां से सैम ने $800 कीमत की ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी थी। इसकी मदद से वो एक छोटा सा हे, फीड और ग्रेन का बिजनेस शुरू कर सकता है। वो हमेशा से ये बिजनेस करना चाहता था और वैसे भी वो अपने पुराने पेशे को दोबारा नहीं कर सकता। 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉय में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि सैम ही मेरा साइकाइट्रिस्ट था।